अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग मेरे बेटे जिक्र करने जा रहे हैं कि आज नेट वन नस्ट 2026 के अंदर जो आपके पास डे 11 को यानी कि 2 दिसंबर को जो क्वेश्चंस देखे गए ज्यादातर वो कौन से थे और आओ उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व भी करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो टॉपिक आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट बिलोंग्स टू द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कह रहे हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस क्या चीज होती है मेरे बेटा? कैपेसिटेंस आपके पास होती है कोई भी कैपेसिटर जो होता है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज ऑन इट इज नोन एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वो फॉर्मूला आपके पास बहुत सिंपल सा है। चार्ज जो किसी भी कैपेसिटर पर स्टोर्ड होता है वो बराबर होता है सीवी के, यानी कि Q द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज एक्चुअली इक्वल टू C व्हिच इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आल्सो नोन एज कैपेसिटी एंड V इज द वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स। अच्छा, तो अब अगर यहां से हम लोग देखें तो यहां से मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाना है, बना लेते हैं सर। यूनिट बनाना है, वो भी बना लेते हैं। चार्ज का यूनिट सर हमारे पास होता है कूलम, ठीक है जी, और वोल्टेज का यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इज एक्चुअली इक्वल टू फेरेड। कूलम पर वोल्ट किसके बराबर होता है हमारे पास? फेरेड के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे सर? वोल्ट नहीं सर, ओम ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास पहले वाले सवाल का ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है आपके पास? एक मटेरियल की मेरे बेटे वो कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमें ये बताती है कि आपके पास अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का कोई आपके पास कंडक्टर पिक करता हूं जिसकी लेंथ भी 1 हो तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। और ये रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू ये कांस्टेंट होती है। ये चंद एक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि क्या? पहला फैक्टर कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी दूसरे मटेरियल से वेरी करती है, जिसका मतलब सबसे पहले तो ये डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर के ऊपर। तो मटेरियल चेंज होगा, उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपके पास। दूसरा, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, सेम एज रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा किसी भी कंडक्टर की करंट को रोकने की जो सलाहियत है, रेजिस्टेंस, वो इंक्रीज हो जाती है आपके पास। उसी तरीके से टेम्परेचर के साथ लिंक होता है आपके पास रेजिस्टिविटी का भी। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की आपके पास दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, और वो डिपेंड कर रही है कि इसके ऊपर आपके पास मटेरियल कौन सा है और उसका टेम्परेचर कितना है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए में कह रहा है लेंथ भी डिपेंड करती है, नहीं। इनमें जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं इनमें से किसी भी डिपेंड नहीं करती है आपके पास। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल कौन सा है और टेम्परेचर कितना हो रहा है। एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती सर, ये डिपेंड करती है ऑप्शन सी के मटेरियल कौन सा है और उसका टेम्परेचर कितना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ। यंग मॉडुलस किन दो चीजों के दरमियान का रेशियो होता है, आओ समझते हैं। देखो बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगर हम बात करें तो ये रेशियो होता है आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का, वेयर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। वो फोर्स जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और उसकी शेप चेंज हो जाती है, उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है? कितनी शेप चेंज हो रही है पर यूनिट ओरिजिनल शेप, उसे हम कहते हैं आपके पास स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को आपके पास क्या कहा जाता है मेरे बेटे? यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस किसका रेशियो हो जाएगा सर? स्ट्रेस ओवर लोड नहीं, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस नहीं सर। ऑप्शन सी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विल बी आवर परफेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। मूविंग ऑन, इस सवाल में देखो ज्यादातर अभी अगर हम देखें तो फिर से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक सवाल आया। इससे पीछे हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल भी आए हुए थे। तो आपके पास सेकंड ईयर का थोड़ा सा अमलगम ज्यादा है सवालों के अंदर। कह रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है समझना। फैराडे कहता है जहां कहीं पे भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। लेंस कहता है वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी उसके, जिसकी वजह से वो हुई है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि अगर अपोज नहीं करेगी वो सर तो यहां पे ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल खराब हो जाता है। अगर वो अपोज ना करे, वो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाए तो ऐसा होगा कि हमने जितनी एनर्जी दी उससे ज्यादा हमें मिल रही है अगर सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हो गई तो। बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अल्लाह ताला ने जितनी एनर्जी कायनात की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रख दी उतनी रहेगी। हाँ, अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है वो एनर्जी, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तार के अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने दी इंडक्शन होने के बाद मुझे उससे ज्यादा मिल गई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपके पास जो लॉ आपके पास मेरे बेटे यहां पे काम कर रहा होता है, या जो लॉ हमारे पास वैलिड बैठ रहा होता है, वो कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्यों? क्योंकि आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल करंट और द ओरिजिनल ईएमएफ। तो मोमेंटम नहीं है, मास नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनर्जी हो जाएगा हमारे पास। मूविंग ऑन,
कह रहे इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस के सवाल हम लोग पिछले काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल टाइम्स आ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस आपके पास नोट किए हैं इन पेपर्स के अंदर। अब यहां पे ही पूछ रहे हैं कि भाई फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगी, सर अगर हम लोगों को थोड़ा सा याद करें तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि एक पीएन जंक्शन डायोड को, जिसमें ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, इसको हम इस तरह से बायस करते हैं, इस तरह से आपके पास बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं कि पी टाइप आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ होता है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से। ऐसे केस में जो पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल बैरियर टूटता है और करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल बैरियर आपके पास करंट की रुकावट का जरिया था, वो टूट गया, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रुकावट क्या हो गई है, कम हो गई है, रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है, कम। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मेरे बेटे जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है, जबकि रिवर्स बायसिंग में इसका उल्टा होगा, जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास क्या आंसर बनेगा आपका कि सर पीएन जंक्शन डायोड की रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या हो जाती है, हमारे पास ऑप्शन बी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर टूटती है और करंट आपके पास फ्लो करता हुआ जाता है उसके अंदर से। आए आगे देखते हैं अगला सवाल, जो कि भाई आज नेट वन के आपके पास 2 दिसंबर के पेपर के अंदर देखा गया। कह रहे विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या चीज इनमें से सही है। ए, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या वो क्लोज लूप्स बनाती हैं? नहीं भैया, वो क्लोज लूप्स नहीं बनाती। बी, दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। भाई देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो इट मींस दैट दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, दे आर एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट तो वो पॉजिटिव से कर रहे हैं, तो बी भी गलत हो गया। सी, दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दैट इज द ट्रूएस्ट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास एक ही चार्ज की जितनी भी फैली हुई हो वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है जी, डी भी गलत होगा। क्यों? डी कह रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, अगेन उल्टी बात कर रहा है, जो कि उसकी डायरेक्शन है उसके मुकाबले में। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर फिलहाल आपके पास क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, वेट ऑफ मैन इज 167 न्यूटन। डन हो गया सर, वेट बता दिया हम लोगों के भाई कितना है, 167 न्यूटन है। कह रहे और जी की जो वैल्यू है मून के ऊपर, जी की वैल्यू कितनी है, 1.67 है। अर्थ पे नहीं खड़े हुए अब आप कि 9.8 हो, मून पे खड़े हुए अब आप। ठीक है, आपसे कह रहे हैं फाइंड मास, मास फाइंड करके दिखाएं। सर डेटा बनता है, सवाल बच्चों वाला हो जाता है। W is equal to mg and m is equal to weight divided by g। वेट है 167, g हमारे पास 1.67। डन हो गया, पॉइंट कट हो गया, ऊपर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। सर ये वनजा 1 और आगे 2 अंडे आ गए, तो कितना आंसर आ गया, 100। तो मास कितना आ गया, 100, और मास का यूनिट होता है हमारे पास केजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई सर मास कितना निकल के आ रहा है सवाल का, 100 केजी, विच इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 100 केजी। ठीक हो गया। अब देखते हैं और क्या दिया आज नस्ट वालों ने। तो भाई नस्ट वाले कह रहे हैं जर्मेनियम डोपिंग प्रोड्यूसेस। जर्मेनियम से डोप करोगे किसी चीज को तो क्या बन सकता है, आओ समझते हैं। जर्मेनियम बेटा बिलोंग करता है आपके पास 4th ए से। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों बिलोंग करते हैं 4th ए से, जो कि सेमीकंडक्टर्स माने जाते हैं। अगर मैं 4th ए में 3rd ए में ला देता हूं तो आपके पास जो एलिमेंट मुझे मिलके बनता है वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट में ट्राइवैलेंट में ला दोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 4th ए के अंदर मेरे बेटे आपके पास 5th ए मिलाता हूं तो उसमें आपके पास बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब कि सर जर्मेनियम तो पी टाइप भी बन सकता है अगर 3rd ए के साथ डोप हो जाए, और 5th ए के साथ डोप हो जाए तो एन टाइप भी बन सकता है। तो जर्मेनियम की डोपिंग से क्या बन सकता है, सिर्फ इंट्रिंसिक बनेंगे? नहीं सर, एन टाइप और पी टाइप दोनों बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ डोप क्या किया। ठीक है, आओ देखें और क्या कह रही है नस्ट आपसे। नस्ट कह रही है भाई करंट इन वायर इंक्रीजेस, करंट बढ़ गया वायर के अंदर, तार के अंदर जो करंट जा रहा है वो बढ़ गया। आगे कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज। अगर किसी कॉइल में किसी वायर में करंट बढ़ जाता है तो करंट बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जहां कहीं पे भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा फैराडे कहता है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है भैया, वहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है भाई, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट अगर हमारा इस तरफ जाता हुआ जा रहा था, जो बढ़ता हुआ करंट था, तो इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट जाएगा, वायर में इसके ऑपोजिट जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज, बताता कौन है ये डायरेक्शन सर, अभी आपने पीछे भी जिक्र किया था कि लेंस बताता है कि डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड रहता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा
कि जो आपके पास इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, ड्यू टू लेंज लॉ कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो होता है उसी को अपोज करता है। करंट के बढ़ने की वजह से इंड्यूस हुई या करंट आपके पास, वो उसी को अपोज करेगा, उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। आओ देखते हैं और क्या कह रहे हैं नस्ट वाले। कह रहे हैं भाई नस्ट वाले, इफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी, चार्ज इज इक्वल टू क्यू, वोल्टेज इज इक्वल टू वी, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू। जिस बच्चे ने इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा एनर्जी लगाई है उसको मालूम है कि एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। कोई सवाल भी नहीं दिया कि भाई कैलकुलेट करके दिखा दो, कह रहे हैं आपके पास भाई इसका फॉर्मूला बताओ। सर साफ साफ नजर आ रहा है, ए में तो नहीं है ना बी में है, तो द ऑप्शन लाइज इन करंट ऑप्शन सी, हाफ CV स्क्वायर। सो दिस इज आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखते हैं और क्या कह रहे हैं नस्ट वाले। नस्ट वाले कहते हैं टेंशन डबल हो गई है, मास डेंसिटी हाफ हो गई है। सही है। फ्रीक्वेंसी को क्या होगा बताओ। तो सर फ्रीक्वेंसी किसी भी स्टेशनरी वेव की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास √T अपॉन म्यू के, जिसमें T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है जी, एंड म्यू इज द मास डेंसिटी, और लीनियर डेंसिटी भी कहा जाता है इसको आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मास डेंसिटी। ओके हो गया सर। कह रहे टेंशन को क्या कर दो, डबल कर दो, तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F' हो जाएगी, मान लेते हैं F' हो जाएगी। टेंशन कितनी कर दी, डबल कर दी, और मास कितना कर दिया, मास डेंसिटी कितनी कर दी, हाफ कर दी। म्यू अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 का रूट 2 होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √T अपॉन म्यू, विच वॉज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सर। तो इसका मतलब आपकी जो छिड़ी हुई फ्रीक्वेंसी है वो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में कितनी गुना हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। 2 टाइम्स आ गई है आपके पास उसके, तो इसका मतलब कितनी हो गई है, डबल हो गई है सर, डबल हो चुकी है हमारे पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड उतनी रहेगी, नहीं, आधी हो गई, नहीं, ट्वाइस हो गई है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना हो गई है या फिर डबल हो गई हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास फिर यहाँ पे ट्वाइस। डन हो गया। आओ आगे देखते हैं। कह रहे A इज इक्वल टू B प्लस CT। अच्छा जी, कोई इक्वेशन है भाई, होगी कोई, वेयर A हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। A का यूनिट कौन है, लेंथ है। A का यूनिट कौन है, लेंथ है। कह रहे इफ T इज टाइम, T टाइम है, बताओ C के यूनिट्स क्या होंगे। ओके बता देते हैं सर, कोई मसले की बात नहीं है। कह रहे A बराबर है किसके, B प्लस CT के। A कौन है, लेंथ है, A कौन है, लेंथ है। डन हो गया सर। A कौन है, लेंथ। बी क्या होगी फिर सर, बी भी ऑटोमेटिकली लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ ही तो लेंथ बनेगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब बी की डायमेंशन भी लेंथ के बराबर है और सीटी की कंप्लीट डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, लेंथ के। आइए देखते हैं सीटी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, लेंथ के। डन हो गया सर। सी की डायमेंशन क्या बनेगी फिर आपके पास, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम का मतलब हमारे पास L/T, या फिर डायमेंशन में लिखें तो LT-1। नाउ लुक एट द आंसर्स। कह रहे लेंथ होगी सिर्फ, नहीं सर, लेंथ पर टाइम होगी। यस सर, लेंथ पर टाइम होगी आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेंथ पर टाइम। ठीक हो गया। और देखते हैं भाई क्या कह रही है नस्ट आज। नस्ट कह रही है कि कंडीशन फॉर मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, देखिए बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है उसके बारे में आपने याद के रखना है कि उसका जो पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास दोनों स्लिट्स के दरमियान, वो बराबर होता है d sin थीटा के। ठीक है, वो बराबर होता है किसके, d sin थीटा के। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास मिनिमा की बात बताओ। मिनिमा का मतलब जहां पे कौन सी फ्रिंज बन रही होगी, हमारे पास डार्क फ्रिंज बन रही होगी। और डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब आपके पास मिनिमा एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, यानी कि कौन सी इंटरफेरेंस होती है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती है बेटा m प्लस हाफ लैम्डा। यंग डबल स्लिट कह रहे हैं इसके बराबर है, हम कह रहे हैं इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना यार यंग डबल स्लिट के अंदर, कि d sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस हाफ लैम्डा के। तो है कोई ऑप्शन जी सर, पहला तो नहीं है, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें m लैम्डा आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। और क्या दिया सर नस्ट ने, नस्ट कह रही है इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है सिर्फ और सिर्फ। ये आ गया एक सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, दोनों साइड्स पे ऑब्वियसली बात है इसके फोकस होंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप कोई भी कॉन्वेक्स लेंस कब बनता है,
जब आप ऑब्जेक्ट को उठा के उसके फोकस के अंदर ले जाके रख देते हो। होता क्या है कि जब आपके पास लाइट रेज जाती हैं, एक लाइट रेज जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, एक लाइट रेज जो सेंटर से निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से वाइजेडस ली जाएंगी, ये दोनों दूर जा रही है एक दूसरे से, जबरदस्ती मिलाते हैं इनको। आओ जब जबरदस्ती मिलाया तो पता चला भाई यहां कहीं पे आके मिल गई, खराब ड्राइंग है मेरी लेकिन समझ में आना चाहिए, यहां के मिल गई। तो ये वाली नॉन रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से जो बनी है इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, और आप देखें जिस तरह से ऑब्जेक्ट था उसी की ओरिएंटेशन में आया है, तो अपराइट भी हो गई, यानी कि स्ट्रेट आपके पास इमेज बनेगी। तो ये इमेज कहलाती है वर्चुअल और अपराइट। और साइज देखें, छोटा रखा था बड़ा बन रहा है, तो मैग्नीफाइड भी है। तो वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड, ये तीन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, तीन इमेज की प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास। कब? जब आप कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते हो या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज करते हो। तो करेक्ट आंसर तो सर ए में लिखा हुआ है, वर्चुअल भी है, अपराइट भी है और मैग्नीफाइड भी है आपके पास। तो ये तीन चीजें आपके पास इस इमेज की प्रॉपर्टी में शामिल है हमारे लिए। ठीक हो गया। और देखें और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स आ गई सर आपके पास सबसे पहले तो एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आ गई। द पावर डिलीवर्ड इज, सर इससे आसान सवाल तो शायद हो नहीं सकता, because power is the product of force and velocity. Here force is 10 and velocity is 1. The answer will become 10 and the unit of power is watt. So what do we have here? 1, 5 all wrong. The correct answer will become option C, 10 watts. ठीक हो गया। और देखें भाई और क्या कह रहे हैं आपके पास यहाँ पे, अगले सवाल में कह रहे हैं if both the length and gravitational acceleration in a simple pendulum are reduced to 1/5 of their original values, यानी कि लेंथ को भी 5 गुना कम कर दे, जी की वैल्यू को भी 5 गुना कम कर दे, बताओ टाइम पीरियड को क्या होगा। सर टाइम पीरियड पेंडुलम का जो होता है वो तो पहले ही होता है 2π√L/g। अब ये कह रहे हैं छिड़ के टी डैश हो जाएगा, कब? जब आपकी लेंथ भी 5 गुना कम हो जाए और आपका जी भी 5 गुना कम हो जाए। ऐसे ही कह रहे हैं ना। अरे सर ये तो बच्चों वाला, 5 ने 5 को काटी मारी, क्या बच गया आपके पास? 2π√L/g तो बच गया, जो कि एक्चुअल टाइम पीरियड के बराबर ही था। तो इसका मतलब छिड़ा हुआ टाइम और एक्चुअल टाइम बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास। जब बराबर है तो क्या होगा? डिक्रीज बाय अ फैक्टर 5 नहीं, इंक्रीज बाय अ फैक्टर √5 नहीं सर, रिमेन द सेम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, रिमेन द सेम। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। और क्या दे रहे हैं सर नेट 1 में, और दिखाएं जरा। ये देखो भाई, ये दे रहे नेट 1 में, कह रहे हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल, खुद बता दिया सर, ये बात तो हमें पता थी। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो कहती है ऐसे प्रोसेस को है जो इसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डन हो गया। कह रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे केस में बताओ प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास? अच्छा जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? आओ एक आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है? और चेक करें बेटा, N नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, R तो पैदाइशी कांस्टेंट है, कहती है गैस कांस्टेंट है इसको। कहने टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो ये सब कांस्टेंट हो गए, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V आ गया। या फिर अगर इज इक्वल टू और कांस्टेंट हटाना है तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया सर? वॉल्यूम क्या आ गया, which is also known as Boyle's law, कि the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided that the temperature remains constant. So it is also showing Boyle's law. Basic isothermal process is actually an example of Boyle's law, क्योंकि Boyle's law कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप देख सकते हो आप लोग। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास? ऑप्शन ए हो जाएगा फिर वॉल्यूम। ठीक हो गया। आओ देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं इन द पार्शियन सीरीज, अगर पार्शियन सीरीज के अंदर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, तो आप बताएं द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एंड्स एट विच प्रिंसिपल क्वांटम। इस चीज को याद रखना है बेटा आप लोगों ने, यह सवाल भी रोजाना के तौर पे देखा जा रहा है आपके पास। अगर मैं हाइड्रोजन के अंदर शेल्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के अंदर मेरे बेटे जो शेल्स होते हैं ना आपके पास, तो उसमें समझना एक होता है आपके पास पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सबसे बड़ा होता है इन्फिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ रहा है, तीसरे से पहले में आ रहा है, चौथे से पहले में आ रहा है, तो ये कहलाती है लाइमन सीरीज। अगर वापसी किस में आ रहा है? फर्स्ट शेल में आ रहा है तो लाइमन सीरीज। सिमिलरली अगर तीसरे से दूसरे में आ रहा है, चौथे से दूसरे में आ रहा है, पांचवें से दूसरे में आ रहा है, अगर दूसरे में रहा है तो बामर सीरीज। ठीक है, और अगर तीसरे में रहा है आपके पास तो ये कहलाती है सर हमारे पास पार्शियन सीरीज। ठीक है, अगर थर्ड शेल में रहा है
तो पार्शियल सीरीज। सिमिलरली अगर फोर्थ में रहा है तो इसको भी देख ले सर, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो ये कहलाती है हमारे पास पार्शियल के बाद ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और आखिरी क्या, अगर फिफ्थ में वापस आ रहा है तो कहीं से भी आ रहा हो उसे हम फिर कहते हैं आपके पास फंड सीरीज। अब सवाल क्या पूछ रहा है भाई, पार्शियल में कहां आएगा, तो देख लो भाई पार्शियल में कहां आ रहा है सर, थर्ड पे वापस आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। नहीं सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड शेल में वापस आएगा पार्शियल सीरीज में। बामर में सेकंड में आएगा, लाइमन में फर्स्ट में आएगा, ब्रैकेट में फोर्थ में आएगा और फंड के अंदर फिफ्थ में आएगा। दैट इज व्हाट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज एक्चुअली इज। ठीक हो गया, आई होप सो कि यहां तक बात समझ में आती होगी। आओ देखें और क्या कह रही है नस्ट आज आपसे। नस्ट कह रही है लेंज लॉ फॉलोज फ्रॉम विच फंडामेंटल लॉ। सर ये अभी आप बता चुके हैं, लेंज लॉ क्या कहती है, डायरेक्शन इंड्यूस करंट की ऑपोजिट होगी। क्यों, एनर्जी बननी नहीं चाहिए, एनर्जी बराबर रहनी चाहिए, इसलिए ऑपोजिट होगी आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म व्हिच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन हो गया सर। और क्या कह रहे हैं ये बताएं, नस्ट वाले कह रहे हैं द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, क्लासिकल कोलैप्स प्रॉब्लम। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक पंगा आया था। रदरफोर्ड ने बोला था न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमे ही जाते हैं, घूमे ही जाता है, घूमे ही जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट ने बोला वो पागल है, जरा जरा मुझे बता, अगर वो घूमे ही जाए, घूमे ही जाए, घूमे जाए तो उसकी एनर्जी तो खत्म हो जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी तो वो तो खत्म होने के बाद गिर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम तबाह। तो ये कोलैप्स प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। रदरफोर्ड इसका जवाब ही नहीं दे पाया। रदरफोर्ड के स्टूडेंट बोहर ने इसका आगे जवाब दिया। उसने बोला भैया आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं आवारा कि कहीं आपके पास एटम के बाहर कहीं भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन आवारा नहीं, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में घूमता है आपके पास, और वो जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में घूमता है तो तब ना वो एनर्जी रेडिएट करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है, वो घूमता रहता है आपके पास, ना उसकी एनर्जी बढ़ती है ना उसकी एनर्जी कम होती है, और उस लेवल को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था हम लोगों को, नील बोहर ने, जो उसने ये भी बताया था कि वो लेवल कहां एग्जिस्ट करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के, वहां पे वो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेंगे। एनीवेज, तो भैया क्लासिकल कोलैप्स प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी थी सर, ये नील बोहर भैया ने सॉल्व करी थी हमारे पास। इन्होंने ये आके बताया था कि एनर्जी लेवल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ताकि आपके पास ये क्लासिकल कोलैप्स प्रॉब्लम जो थी कि इलेक्ट्रॉन तो घूम घूम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एटम तबाह हो जाएगा, उसको रिजॉल्व कर दिया था बोहर साहब ने। ठीक हो गया सर। और क्या दिया और दिखाएं, और कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये नहीं डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है वो देख समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक फोटॉन इंसिडेंट करवा रहा हूं चेक करने के लिए कि भाई ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेगा नहीं करेगा, तो एक्चुअली देखा जाएगा कि इस फोटोन की अपनी एनर्जी क्या है, जितनी इसकी अपनी एनर्जी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के काबिल बनेगा भी कि नहीं बनेगा हमारे पास। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास फोटोन जो आप इंसिडेंट करवा रहे हो तो मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मेटल को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रही। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकल गया एक दफा, फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ, ज्यादा करंट मिलेगा, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी या नहीं होगी ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सही है सर। तो ये कलर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा हमारे पास, ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कि आपके पास उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा होगी तो फिर तो निकलेंगे। किससे ज्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाली है, नहीं होगी उससे ज्यादा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होती आपके पास। ठीक हो गया। और देखें और क्या कह रही है नस्ट। नस्ट कह रही है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। बोर भैया कहते हैं हाइड्रोजन एटम का कोई से भी शेल का रेडियस अगर आपने निकालना है तो वो बराबर होता है n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। इसका मतलब आपके पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन nth एटम, nth शेल किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सर, n स्क्वायर के, नंबर ऑफ शेल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए कह रहा है सिर्फ n के, गलत कह रहा है। बी कह रहा है स्क्वायर रूट, डी कह रहा है क्यूब, सब गलत है। सर करेक्ट है ऑप्शन सी, n स्क्वायर। ठीक हो गया।
सर नेट 1 के 2 दिसंबर के पेपर में और क्या आया वो भी तो दिखाए। तो देखो भाई ये आया कि इफ करंट फ्लोज बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव सेम, सॉरी माय बैड, नो करंट फ्लोज बिटवीन, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा दो चार्ज बॉडीज के दरमियान। कब? अगर उन दोनों के दरमियान क्या हो जाए, क्या चीज सेम हो जाए, ए चार्ज, बी पोटेंशियल, सी कैपेसिटी या डी डेंसिटी। ओम्स लॉ कहते हैं करंट इन अ सर्किट या करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो ए और बी, वीए और वीबी, दोनों का पोटेंशियल क्या हमारे पास अलग अलग है, तो जितना ज्यादा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आती बात समझ में? अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, वी और वीबी बराबर हो जाए, इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, बराबर हो जाए, तो माइनस करूंगा आंसर 0 आ जाएगा। मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, अब करंट भी फ्लो नहीं करने वाला। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस गया करंट भी गया आपके पास। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अब बताओ क्या चीज सेम होगी जो करंट 0 हो जाए। तो सर अगर पोटेंशियल सेम हो जाए दोनों पॉइंट्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या सेम हो जाए? चार्ज, कैपेसिटी, डेंसिटी, कुछ नहीं। ऑप्शन बी, पोटेंशियल सेम हो जाए अगर सर हमारे पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आपके पास। फिर ठीक हो गया सर। आइए दिखाएं और क्या कह रहे हैं आज के पेपर में। कह रहे हैं मास नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, मास नंबर किसे कहते हैं? एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ओवरऑल चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस के ऊपर? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स कितने पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं उसको कहते हैं सिंपली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और N से रिप्रेजेंट करते हैं। Z प्लस N कर दूं तो ये बराबर होता है एटॉमिक मास के या मास नंबर के। देखो ये बात भी याद रखना, किसी भी एटम का जो ज्यादातर मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। वो कॉन्सेंट्रेटेड कहां होता है? उसके न्यूक्लियस के अंदर। अगर उसके न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है मेरे बेटे, तो इसका मतलब आपके पास न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें मौजूद है उन सबको प्लस कर दो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? इसका मास नंबर या एटॉमिक मास। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। तो मास नंबर या एटॉमिक मास किसके बराबर है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास? ए कह रहा है सिर्फ प्रोटॉन, बी कह रहा है सिर्फ न्यूट्रॉन, गलत कह रहे हैं दोनों। सी कह रहा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है न्यूक्लियस से, वो मास में कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। डन हो गया सर। और दिखाएं भाई नस्ट वाले क्या दे रहे हैं आपके पास। सर नस्ट वाले कह रहे हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 100 टर्न्स कॉइल। 100 टर्न्स। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत पसंद आया मुझे लग रहा है आज इन लोगों को। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई हमारे पास? 100 टर्न्स आ गई। कह रहे हैं इफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, फ्लक्स का कितना चेंज आ रहा है? 2 एक्सपोनेंट -4 वेबर्स। डन हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 0.02 सेकेंड्स आ गया। डन। पूछ रहे ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। फैराडे कहता है जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो बराबर होती है -n डेल्टा फाइ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। माइनस क्यों आता है? लेंज लॉ की वजह से, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। डन हो गया सर। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 100, मैंने लिख दिया 100 माइनस साइन के साथ। डेल्टा फाइ कितना सर? 2 एक्सपोनेंट -4। डन हो गया सर, लिख दिया 2 एक्सपोनेंट -4। और ये 0.02 जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 एक्सपोनेंट -2 तो लिख ही सकते हैं। तो दोनों दो को काटा, -2 पर जाएगा आपके पास। 10 की पावर -4 और +2 कितने हो जाएंगे सर? ये 10 की पावर -2 हो जाएंगे। सर मजे की बात, 100 होता है आपके पास 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 10 की पावर -2 कैंसिल हो गए, क्या बच गया? माइनस का 1। और चूंकि आपने ईएमएफ निकाला है तो ये यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास? वोल्ट। तो ईएमएफ कितना निकल के आ गया हमारे पास? -1 वोल्ट। माइनस क्यों सर? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आपके पास। किसकी ऑपोजिट? जिसकी वजह से वो हो रहा है उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? +1? नहीं सर, आंसर हो जाएगा बी -1 वोल्ट। तो दीज वर सम ऑफ द एमसीक्यूज मेरे बेटे जो कि आज के नेट 1 के पेपर में आपके पास देखे गए। सही है। अगर आप चाहते हो कि आप भी इन एमसीक्यूज की तैयारी और अच्छे से करो, हर चैप्टर को अपने पास तरीके से पढ़ो, हर टॉपिक के अंदर मेरे बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, और हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसकी टेस्ट सीरीज दो, और हर चैप्टर के अंदर जब कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उनकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए, तो अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज के फुल लेंथ पेपर्स अटेम्प्ट करो। तो अगर आप भी चाहते हो मेरे बेटे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का जो गोल है, जो एम है, जो ड्रीम है, उसको अचीव करना, तो आप भी मेरे बेटे
ज्वाइन कीजिए पीकेएम एंड मैथफ्लिक्स का जो नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि मेरे बेटे इस बैच को ज्वाइन करने के जो फायदे हैं वो बल्कि आप लोग हमारे से ज्यादा बेहतर है कि हमारे स्टूडेंट्स से सुन लीजिए। हमारे स्टूडेंट्स की आपके पास इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स भी मौजूद हैं आपके पास मेरे बेटे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप वहां जाके क्लियरली देख सकते हैं कि हाउ आवर बैच हैज एक्चुअली हेल्प देम टू अचीव देयर गोल, टू अचीव मार्क्स सच एज 166 मार्क्स अचीव बाय आवर स्टूडेंट सनी इन नेट 1 राइट नाउ, जो कि अभी तक के नेट 1 के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। सिमिलरली आपके पास 175 मार्क्स अचीव्ड इन एमडी कैट। मजे की बात एमडी कैट के बारे में भी अगर बताऊं तो एमडी कैट के अंदर भी जो सिंध की हाईएस्ट मार्क्स आए इस दफा इस साल वो हमारे बैच के स्टूडेंट के आए मेरे बेटे सैयद महबूब के। ठीक है, सैयद महमूद, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो कहने का मकसद और समझाने का मकसद क्या कि मेरे बेटे उस जगह के ऊपर आओ जहां पे आपको फायदा भी ज्यादा मिले, जहां पे आपको पता चले कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड। और मजे की बात वैल्यू फॉर मनी तो मेरे बेटे वैसे ही आपको मालूम है कि इस बैच की जो फीस होती है वो फीस हमारे पास सबसे नॉमिनल है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इतनी कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा होगा। उसकी जो भी फीस पाकिस्तान में चार्ज की जा रही है उसके कम से कम भी आपके पास मेरे बेटे 100 गुना कम उससे फीस हमारे पास मौजूद है, जो कि पूरा साल आपको प्रोवाइड करी जाती है मैक्सिमम क्वालिटी के साथ। ठीक है, एनीवेज डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद है, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं और आपको बैच को ज्वाइन करने का तरीका भी वहां पे नजर आएगा। ठीक है, यहां पे मुझे दीजिएगा इजाजत मेरे बेटे सैयद अंजुला बुखारी को। अल्लाह हाफिज। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना एक नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा या कम नहीं आता। आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का, एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर से क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीस कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है। तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको
मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया। तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे, वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे, सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे दायरे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना। मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेज के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ईकेट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बीकेट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो एमडीकेट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से, जो नॉर्मल क्लास का अलग है, नॉर्मल क्लास का अलग है। और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर। तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलग होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलग होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलग होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलग है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलग है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो, वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।